नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन साइंस जोन के इस नए युग में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर जिसका नाम है अलजेब्रा। स्टार्ट करेंगे अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर या बुक का नाम को या पेपर का नाम को जिसका नाम है अलजेब्रा। ये कई नामों से जाना जाता है। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोलते हैं या इसको हम लीनियर अलजेब्रा भी बोलते हैं या इसको हम एडवांस अलजेब्रा भी बोलते हैं या इसको हम एडवांस अलजेब्रा या इसको हम हायर अलजेब्रा भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको हायर अलजेब्रा भी बोलते हैं। ये 3-4 नामों से इसको बोला जाता है। तो करते हैं स्टार्ट इसमें। तो शुरुआत करते हैं अपने अलजेब्रा के ऊपर। शुरुआत करते हैं अपने अलजेब्रा के ऊपर, ठीक है। अलजेब्रा में सबसे पहले हम इसमें चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में कुछ नहीं है, शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। लेकिन चैप्टर नंबर 1 हमें ये चीज़ सिखाता है कि हम आगे जो चीज़ें काम में आएगी वो हम अभी पढ़ लें, या ये कहें कि ये चीज़ें हम पहले पढ़कर आ चुके हैं पीछे, एक बार जस्ट रिवाइंड हमें करना है इन चीज़ों को, एक बार दोबारा अच्छे से इन चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं। तो आज की क्लास में उन सारी चीज़ों को, इस चैप्टर नंबर 1 को हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना आए, आगे किसी प्रकार की कोई समस्या हमें ना हो। तो शुरुआत इसमें होती है सबसे पहले सेट से, यानी कि समुच्चय से। यहाँ से शुरुआत होती है अपनी, ठीक है। अलजेब्रा की शुरुआत होती है सेट से, यानी कि समुच्चय से। समुच्चय आप पहले पढ़ चुके हो, 11th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके बाद काफ़ी जगह आपका पाला इससे पढ़ चुका है। तो ज़्यादा टाइम ना देते हुए इन चीज़ों को हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सेट का मतलब क्या होता है? समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? सेट कहलाता है, यानी कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड सेट। वस्तुओं का जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है वही क्या होता है? अपना एक सेट होता है। यहाँ वेल डिफाइन आपको एक नाम दिख रहा है, वेल डिफाइन यानी कि सुपरिभाषित, ये आपको एक नाम दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है? वेल डिफाइन यानी कि सुपरिभाषित। इसने क्या कहा कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है, यानी कि सेट कहलाता है। तो वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? हम ये भी तो बोल सकते थे, इतना भी बोल सकते थे कि वस्तुओं का संग्रह, लेकिन बोला क्या? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संग्रह हम कर रहे हैं, जो भी कलेक्शन हम ले रहे हैं, जो भी कलेक्शन या जो भी संग्रह हम ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? वो वेल डिफाइन होना चाहिए, यानी कि सुपरिभाषित होना चाहिए। मतलब किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा मुझे कुछ मार्कर्स का कलेक्शन करना है, ठीक है, तो मार्कर यहाँ वर्ड आ गया, तो मार्कर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ सुपरिभाषित को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। या मैं कह दूँ कि क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स, वो उन स्टूडेंट का कलेक्शन करना है जो इंटेलिजेंट हो, तो क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हमें इस चीज़ का नहीं पता कि कौन स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, कौन इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन हम कहें कि क्लास के वो स्टूडेंट जिनके 12th में 60 या 60% से ज़्यादा है, तो उनका कलेक्शन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं कह दूंगा कि 60% या उससे ऊपर वाले स्टूडेंट आ जाएँ तो वो आ जाएंगे। क्या 59 वाला इसका विरोध कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। 59 वाला, 59 वाला ये नहीं बोल सकता कि मुझे भी इस ग्रुप में आप लो। क्लियर है सभी को? तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी जो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो। आगे हम बढ़ते हैं इसमें, समुच्चय को लिखा कैसे जाता है। तो देखना, जो समुच्चय होता है उसको हमेशा इस कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। इस कर्ली ब्रैकेट में समुच्चय को लिखा जाता है, या इसको मझलिया कोष्ठक भी बोलते हैं, ठीक है। मझलिया कोष्ठक में इस समुच्चय को लिखा जाता है और इसको ABCD के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। पूरा का पूरा जो समुच्चय होता है, पूरा का पूरा जो सेट होता है, वो ABCD के कैपिटल लेटर से ही डिनोट होता है। जैसे A बराबर ये पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता है, या B बराबर या C बराबर, ये सारे के सारे क्या करते हैं? पूरे के पूरे एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं।
क्लियर सभी स्टूडेंट को, ठीक है। और इसमें आने वाले एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, जैसे ए बराबर ABCD, ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, सेट ए बोलते हैं, या अपन ये इतना ही कहें ए, तो इसका मतलब भी यहाँ क्या होता है, ये एक सेट ए है जिसमें ये ABCD 4 एलिमेंट हैं। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, ए बराबर ABC और D, क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकता, ये तरीका गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो सेट होता है उसको हमेशा इस करली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। मीन्स ये तरीका क्या है, गलत है, ये तरीका क्या है, सही है। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, इसको लिखने का तरीका हो गया, या इसको एक किसी नियम के अनुसार भी हम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ए बराबर x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर, ठीक है। ये भी क्या है, एक सेट है। कौन सा सेट है, जिसमें नेचुरल नंबर, आप नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक होते हैं, अनंत तक होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया, ठीक है। तो ये लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है। यहाँ x की जगह इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता कौन सी होगी, लेकिन कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ x की जगह हो सकता है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a बराबर ये कहे x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर। तो a में कौन से एलिमेंट होंगे, इस समीकरण को सॉल्व कर लो। x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो x के दो मान आ रहे हैं, एक तो प्लस का 2 आ रहा है, एक माइनस का 2 आ रहा है। कौन सा हमें लेना है, हमें प्लस का 2 लेना है कि माइनस का 2 लेना है? देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि x का वो मान लेना है जो कैसा हो, नेचुरल हो, यानी कि प्राकृत संख्या हमें लेनी है। इन दोनों में चेक करो, प्राकृत संख्या कौन सी है, 2 है कि माइनस 2 है? प्राकृत संख्या 2 है, यानी कि हम यहाँ कौन सा एलिमेंट लेंगे, 2 काम में लेंगे। मीन्स a बराबर क्या होगा, 2। तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो या तो ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, इन दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? या ये कहो कि इसको सोल्व करने के बाद ये रिजल्ट हमें मिलता है। ये क्या हो गई अपनी यहाँ पे, ये इस सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ये इसको लिखने का तरीका हो गया। अब देखना, अब देखो अगर कोई एलिमेंट सेट ए में है या नहीं है तो उसको किस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, वो भी चीज़ समझते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था कि ए बराबर ABC एंड D, ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल जस्ट अभी लिखा था। तो यहाँ से देखना ABCD ये सारे के सारे किसके एलिमेंट है, ये इस सेट A के एलिमेंट है। तो ध्यान रखना, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि A बिलोंग कर रहा है किसमें, A में, B बिलोंग कर रहा है किसमें, A में, C बिलोंग कर रहा है किसमें, A में, D बिलोंग कर रहा है किसमें, A में। मतलब एक ही है, ये चारों के चारों एलिमेंट किसके हैं, सेट A के हैं, ठीक है। चारों के चारों किसके एलिमेंट हैं, सेट A के हैं। मीन्स हम क्या कहेंगे कि ये सारे के सारे एलिमेंट, ये ABCD ये चारों के चारों एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, ये इस सेट A में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग होता है, ठीक है। ये हमने लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? मीन्स A बिलोंग कर रहा है किसमें, A में, B बिलोंग कर रहा है किसमें, A में, C बिलोंग कर रहा है किसमें, A में, D बिलोंग कर रहा है किसमें, A में। ये बात समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को कि A बिलोंग कर रहा है A में, B A में, C A में और D A में। क्लियर सभी? इसी प्रकार जैसे बात करें E, F और G की, ये एलिमेंट हैं B के, ठीक है, लेकिन एक के नहीं ये दिख रहा है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा कि साहब A बिलोंग नहीं कर रहा है A में, F बिलोंग नहीं कर रहा है A में, G बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, A में। मीन्स ये E, F, G तीनों के तीनों एलिमेंट मेरे इस A में नहीं है, ठीक है। लेकिन किस में है, ये B में है। तो इसको लिख सकते हो E बिलोंग्स टू B, F बिलोंग्स टू B एंड G बिलोंग्स टू B। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये लिखने का इनको तरीका होता है,
ठीक है, ये लिखने का इनका तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का इनका तरीका होता है। आगे हम जब इसमें पढ़ेंगे, अपने टॉपिक्स पे आएंगे, तो ये चीज़ें हम बहुत जगह पढ़ेंगे कि साहब एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब है एक्स ए का एलिमेंट है, इसका मतलब है एक्स ए का एलिमेंट नहीं है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये आगे हम पढ़ेंगे जब हमें, अभी अगर क्लियर हो जाए तो आगे हम डायरेक्ट इतना ही लिखेंगे कि साहब एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, और x बिलोंग नहीं कर रहा m में। इसका लिखने का मतलब आपको पता, लिखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है x एलिमेंट है किसका, a का। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, x एलिमेंट नहीं है a का, मतलब क्रॉस मार दिया, इसको क्रॉस मार दिया। क्रॉस मार दिया मतलब भाई साहब तू नहीं है, इसने क्रॉस मार दिया मतलब तू है ही नहीं इसमें, बाहर ही रहे। यहाँ क्रॉस नहीं मारा हुआ, ये रास्ता दिखा रहा है कि हाँ तू इसमें आ रहा है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसने क्या कर दिया कि भाई तेरे दरवाजे इसके लिए बंद हैं। ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब यहाँ से इसने इसको बंद कर दिया, मतलब दरवाजे बंद हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये इसको बिलोंग करने का तरीका हो गया। अब पढ़ते हैं इसमें कुछ टाइप्स, समुच्चय के प्रकार। ठीक है, इसमें इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखना, सबसे पहले इसमें मोस्ट ऑफ हम 4 प्रकार इसमें पढ़ते हैं, इसमें 4 तरीके हम पढ़ते हैं। तो नंबर 1 की बात करें तो इसमें आता है सिमिलर सेट, या इसको हम इक्वल सेट भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय, इसकी बात करते हैं। सिमिलर सेट या समान समुच्चय या इक्वल सेट, बात एक ही है। ठीक है, इन सब का मतलब क्या है, एक ही है। ठीक है, तो नाम से आपको पता चल रहा है समान समुच्चय, मतलब अगर ए और बी आपके पास कोई 2 सेट हैं, ए और बी आपके पास कोई 2 सेट हैं, और यदि इस ए के सारे एलिमेंट इस बी में है और इस बी के सारे एलिमेंट इस ए में है, किन कहने का मतलब है जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट अगर इसमें है तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है, दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मीन्स ए बराबर ए बी सी डी है तो बी बराबर भी क्या हो, ए बी सी डी हो। इस कंडीशन में ये क्या कहलाते हैं, बराबर कहलाते हैं। मीन्स ए बराबर क्या है, बी। दिख रहा आपको, इसमें ये एलिमेंट है, इसमें भी ये एलिमेंट है, मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, इक्वल है। क्लियर हुई सभी स्टूडेंट को ये बात? ठीक है, ये क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। ये चीज़ें भी आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, इसको एक अलग वे में देखते हैं। ए बराबर मान लो आपको दिया हुआ है x, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज रियल नंबर। क्लियर? b बराबर आपको दिया हुआ है x, x माइनस 2 बराबर 0, c बराबर आपको दिया हुआ है x, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज नेचुरल नंबर। d बराबर आपको दिया हुआ है मान लो x, मान लो 2 दिया हुआ है। ये 4 सेट आपको दिए हुए हैं, a b c d 4 दिए हुए हैं। इसमें ये कह रहा है कि ये बताओ कि कौन से सेट इक्वल हैं। फटाक से आप देखो और बताओ कि कौन से सेट इनमें इक्वल हैं। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले ये देखो a में कौन से एलिमेंट है। इस a को थोड़ा सोल्व कर लो ताकि हमें ये पता चल जाए कि a में एग्जैक्ट में है क्या। तो समीकरण आपको दी हुई है x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 2 कहेगा। ये बोल रहा है x इज रियल नंबर। यहाँ से x के 2 मान मिल रहे हैं, एक तो -2 और एक +2। इनमें से रियल कौन सा है, -2 की +2, रियल कौन सा है? भाई साहब ये दोनों ही रियल हैं। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी, सारे के सारे कैसे होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, और आइटा वाले सारे कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो ये दोनों कैसे हैं, रियल है। मीन्स ए में कौन कौन से आएंगे, -2 और 2, दोनों आ जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ से x के 2 मान मिल रहे हैं, -2 और +2। यहाँ कौन सा लूँ, यहाँ ये कह रहा है कि x का वो मान लेना है जो रियल हो, यानी कि वास्तविक हो। अब देखो -2 और +2 में रियल कौन से हैं, ये दोनों ही रियल हैं। ठीक है, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक के सारे नंबर कैसे होते हैं, रियल होते हैं। ये हम जानते हैं कैसे होते हैं, रियल होते हैं। तो -2 भी आएगा और प्लस का 2 भी आएगा। तो सेट ए में क्या आ गया भाई साहब, -2 और 2 आ गया।
आगे बढ़ते हैं, बी की बात करते हैं। इस समीकरण को सोल्व करो तो x बराबर 2 मिल रहा है, मीन्स बी का मान आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सी बराबर देखो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, इसको भी सोल्व कर लो तो मान तो वही 2 मिले, -2 और +2। ये कहाँ कौन सा मान लेना है, ये कह रहा है x का वो मान लेना है जो नेचुरल नंबर हो, x का आपको एक प्राकृत संख्या लेनी है। -2 में और +2 में प्राकृत कौन सी है, नेचुरल कौन सा है, ठीक है। इस -2 और +2 में प्राकृत कौन सा है, प्लस का 2 कैसा है, प्राकृत है, माइनस का 2 प्राकृत नहीं है, मीन्स प्लस का 2 कैसा है, नेचुरल है। मीन्स सी बराबर भी क्या आएगा, 2 आएगा। और डी में तो हमें वैसे ही क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। क्लियर हुई बात, समझ में आई। तो बी का मान सेम, सी का मान सेम, डी का मान सेम, ए का मान अलग, मीन्स बी बराबर सी बराबर डी क्या है, आपस में बराबर आ रहे हैं। मीन्स ये कैसे हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो ये होता है इक्वल का मतलब। इसी में नंबर 2 पे आता है इक्विवेलेंट सेट यानी कि तुल्य समुच्चय। आगे बढ़ते हैं, इसमें आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट यानी कि तुल्य समुच्चय, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वैसे देखा जाए तो बेसिकली लगभग सेम से, थोड़ा सा डिफरेंट ये। इसने क्या कहा था कि एलिमेंट समान होने चाहिए, ये क्या कहता है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। मीन्स अगर ए में 4 अवयव हैं तो बी में भी कितने होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए, ठीक है। तब वे कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर ए बी सी डी है, क्लियर सभी स्टूडेंट को, और बी बराबर कितने हैं, क्या है, ई एफ जी एच है। यहाँ से देखो इसमें कितने एलिमेंट है भाई साहब, 4 है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 है। गिन लो, 1 2 3 4, गिनो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इसमें, 4 एलिमेंट इसमें है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 4 है। मतलब नंबर्स ऑफ एलिमेंट दोनों में कैसे हैं, बराबर हैं। तो मैं क्या कहूँगा कि ए इक्विवेलेंट है बी के, ए क्या है, बी के इक्विवेलेंट है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, एक रिजल्ट आपको पता चलेगा कि अगर ए और बी समान समुच्चय हैं तो क्या ये इक्विवेलेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। कैसे होंगे, देख लो। अगर ये कह रहा है ए और बी दोनों समान समुच्चय हैं, मीन्स इसमें जो एलिमेंट है वही इसमें होंगे। कहने का मतलब इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें है, इसका मतलब इसमें अगर 3 एलिमेंट हैं तो इसमें भी 3 ही होंगे। इसमें 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 होंगे। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि इसमें 4 एलिमेंट हो इसमें 5 एलिमेंट हो, तब तो ये बराबर हो ही नहीं सकते, ठीक है। बराबर तभी तो होंगे जब नंबर्स भी सेम हो दोनों में, दिखने में भी सेम होने चाहिए। दिखने में सेम है मतलब नंबर भी सेम है। कहने का मतलब ए बराबर अगर ए बी सी डी है, ठीक है, और बी बराबर मान लो ए बी सी डी है, ठीक है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या है दोनों में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मीन्स ये कैसा है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ से कि हर एक समान समुच्चय कैसा होता है, इक्विवेलेंट हो। कैसा भी समान समुच्चय हो वो इक्विवेलेंट होगा ही होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसमें एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय की, रिक्त समुच्चय की बात करते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट तो नाम से पता चल रहा है एक ऐसा समुच्चय जिसमें 0 एलिमेंट हो, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो कैसा कहलाता है, रिक्त कहलाता है। इसको फाई से डिनोट किया जाता है या इसको इस कर्ली ब्रैकेट से लिखा जाता है। क्या ये तरीका सही है क्या, यस और नो। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस ब्रैकेट के अंदर मैंने फाई को लिख दिया, क्या ये रिक्त समुच्चय है क्या,
ये बिल्कुल नहीं है रिक्त समुच्चय, क्योंकि फाई या तो इकलौता लिखा जाएगा या फिर ये लिखा जाएगा, दोनों में से कोई एक लिखे जाएंगे, दोनों एक साथ नहीं लिखे जाएंगे किसी भी कंडीशन में। अगर दोनों एक साथ लिखे जा रहे हैं इसका मतलब है कि ये एक एलिमेंट हो गया। अब जैसे ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया, अब ये सेट नहीं रहा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आने का मतलब क्या हो गया भाई साहब, ये एक एलिमेंट बन गया। अब कर्ली ब्रैकेट में आने का मतलब क्या हो गया, ये एक एलिमेंट बन गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये हो गई बात रिक्त समुच्चय की, यानी कि एम्प्टी सेट की। ठीक है, जिसमें एलिमेंट कितने हो, 0 हो, एक भी एलिमेंट ना हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एकल समुच्चय की। एकल समुच्चय यानी या कहो सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय की बात करते हैं, सिंगलटन सेट की बात करते हैं, तो नाम से पता चल रहा है सिंगलटन का मतलब एक, सिंगल का मतलब इकलौता, यानी कि एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही अवयव हो, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, वो कैसा कहलाता है, सिंगलटन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए बराबर आपके पास सिर्फ यही है, या ए बराबर आपके पास सिर्फ यही है, या ए बराबर आपके पास, ये सारे के सारे सेट में कैसे हैं, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं, सिंगलटन है। ठीक है, यानी कि एकल समुच्चय है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इन पे एक स्पेशल एग्जांपल और करते हैं। a बराबर x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज रियल। b बराबर मान लो आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, x इज नेचुरल नंबर। एंड c बराबर मान लो आपको दिया हुआ है x एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज रियल। अब इन सेट के बारे में बताओ कि कौन सा तो रिक्त है, मतलब कौन सा एम्प्टी है, कौन सा सिंगलटन है और कौन सा क्या, किस प्रकार से, इनके बारे में थोड़ा सा हमें बताना है। बात करते हैं ए की, तो ए को थोड़ा सोल्व कर लो। ठीक है, समीकरण क्या दी हुई है आपको, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x स्क्वायर बराबर मिला माइनस का 4, तो x बराबर मिलेगा प्लस माइनस 2 आयोटा। ये कैसा है, इसने कहा है कि आपको x का कैसा मान लेना है। यहाँ आपके पास x के दो मान आए, माइनस 2 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ लेना कौन सा है, ये लेना है या ये लेना है। इसके लिए देखो इसने क्या प्रॉपर्टी दी है, इसने कहा है कि x का रियल मान लेना आपको, x की वो वैल्यू आपको लेनी है जो कैसी हो, रियल हो, यानी कि वास्तविक हो। इनमें से वास्तविक कौन सी है, इनमें से रियल कौन सी है, इनमें से रियल कोई भी नहीं है, इनमें से रियल कोई भी नहीं है। मतलब यहाँ x का कोई भी मान नहीं आएगा। मीन्स a बराबर क्या लिखा जाएगा, या तो ये लिखा जाएगा या ये लिखा जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा a है वो कैसा है, रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है। ये कैसा है, एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है। बात करते हैं इस b की। ठीक है, b बराबर x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, x इज नेचुरल। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। b बराबर, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, समीकरण को सोल्व करो। x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर प्लस माइनस 3। मीन्स x के दो मान आ रहे हैं, माइनस 3 और प्लस का 3। लेना कौन सा है, लेना आपको देखो कौन सा है दोनों में से। ये कह रहा है x इज नेचुरल, x का वो मान लेना है जो कैसा है, नेचुरल है। दोनों में नेचुरल माइनस 3 है कि प्लस 3 है, प्लस 3 है भाई साहब। कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक ही एलिमेंट आ रहा है, एक ही एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि सर ये कैसा है, एकल समुच्चय है। ये कैसा है, एकल है, यानी कि सिंगल है। ये कैसा है, एकल है, यानी कि सिंगलटन है। बात करते हैं अब सी के बारे में। सी को सोल्व करते हैं थोड़ा। सी बराबर, समीकरण को सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, x का मान माइनस 3 और प्लस का 3 आ रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, x का कौन सा मान लेना है, रियल लेना है। x का कौन सा मान लेना है, वो मान लेना है जो सर कैसा हो, रियल हो। x का वो मान लेना है जो रियल हो। दोनों में रियल कौन से हैं,
दोनों में -3 रियल है कि +3 है? सर दोनों ही रियल है, क्योंकि हम जानते हैं -∞ से +∞ तक के सारे मान कैसे होते हैं? रियल होते हैं। तो -3 कैसा आएगा? रियल आएगा, और +3 भी कैसा आएगा? रियल। मीन्स -3 और 3। ठीक है, ये कहानी हो गई अब तक जो हमने पढ़ा सबकी। ठीक है, एक लास्ट अंतिम और आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ये क्या होता है इसके बारे में सुनना। नाम से पता चल रहा है एक ऐसा समुच्चय जिसमें अनंत एलिमेंट हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट कितने हो? अनंत हो। वो कैसा होता है? इनफाइनाइट होता है, मतलब अनंत समुच्चय कहलाता है या अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इसी प्रकार अगर एक ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट अनंत ना होकर कैसे हो? फिक्स हो, मतलब जिसमें हम एलिमेंट्स को क्या कर सके? गिन सके, उनकी गिनती की जा सके, हमें ये पता रहे कि इस सेट में इतने एलिमेंट हैं, तो वो कैसा होता है? मेरा परिमित होता है, यानी कि फाइनाइट। मतलब अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो फाइनाइट सेट, अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो वो कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये बात हुई इसकी। तो ये यहाँ पर जो सेट होता है और सेट के टाइप्स होता है वो क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसमें सबसेट के बारे में। बात करते हैं सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। सबसेट की बात करते हैं उपसमुच्चय की। तो उपसमुच्चय क्या होता है? ठीक है, उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है? मान लो ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, कोई दो सेट हैं। अब यदि इस एक के सारे एलिमेंट, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करना, कि एक के सारे एलिमेंट, इस एक के सारे अवयव अगर इस बी में है, ठीक है, अगर इस सेट ए के सारे एलिमेंट इस सेट बी में है, तब हम कहेंगे कि साहब ए सबसेट ऑफ क्या है? बी है। मीन्स एक क्या है? बी का उपसमुच्चय। मैंने क्या कहा कि इस ए के अगर सारे के सारे, मैंने क्या कहा कि अगर इस ए के सारे अवयव इस बी में है, तो ये ए इस बी का क्या कहलाता है? उपसमुच्चय कहलाता है। कहने का मतलब ये ए पूरा का पूरा इस बी में समा गया। ये ए क्या है? पूरा का पूरा किस में आ गया? बी में आ गया। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा, ये जो ए है मेरा वो बी का क्या है? उपसमुच्चय है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यानी कि मान लो ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर मान लो 1 2 3 4 5 है। अब मैंने क्या कहा था, अगर इस ए के सारे अवयव इस बी में है, क्या इस ए के सारे अवयव बी में है क्या? देख लो, 1 है, 2 है, 3 भी है, बिल्कुल साहब। ए के सारे अवयव बी में है, ए के सारे अवयव बी में है। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि जो मेरा ए है वो सबसेट किसका है? बी का है। जो मेरा ए है वो सबसेट किसका है? बी का है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़े। अब यदि ए सबसेट ऑफ बी है, क्लियर सभी स्टूडेंट को, और अगर बी सबसेट ऑफ ए है, तब ध्यान रखना ए बराबर क्या होगा? बी होगा। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ए के सारे अवयव बी में है, ठीक है, ए के सारे अवयव बी में है, और इस बी के सारे अवयव किस में है? ए में है। मतलब ए के सारे अवयव भी बी में है और बी के सारे अवयव भी ए में है। मतलब भाई साहब दोनों तो बराबर हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, ये इतना ही हो। अब देखो, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? ए के सारे अवयव बी में है क्या? बिल्कुल है। अब देखो, नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? बी के सारे अवयव ए में है क्या? बिल्कुल है। मतलब ए के सारे अवयव बी में है, बी के सारे अवयव ए में है। मतलब ये सर उसी कंडीशन में है जब ये दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर होंगे तभी ए बी का सबसेट हो सकता है और बी ए का सबसेट हो सकता है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में ये ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर सभी स्टूडेंट को?
और अगर ये कहने का मतलब ये कहते हैं आपको किसी थ्योरम में कि A सबसेट ऑफ B है एंड B सबसेट ऑफ A है, तो इन दोनों रिजल्ट से आप कह सकते हो कि सर A बराबर B होगा। इसी प्रकार अगर कहीं ये कहे कि सर A बराबर B है, तब ध्यान रखना A सबसेट ऑफ B भी होगा तथा B सबसेट ऑफ A भी होगा। कहने का तात्पर्य है A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ A यदि और केवल यदि A बराबर B। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी जगह काफ़ी थ्योरम्स में हमें दो चीज़ों को बराबर करना होगा, दो सेट को बराबर करना होगा काफ़ी थ्योरम्स में। तब हम क्या करेंगे, तब हम पहले प्रूफ करेंगे A सबसेट ऑफ B, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। फिर हम सब प्रूफ करेंगे B सबसेट ऑफ A, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। बाई 1 एंड 2, बाई समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, सर A बराबर B है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम्पल से आपको बता दिया। तो उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है कि यदि A के सारे अवयव समुच्चय B में है तो समुच्चय A B का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब इसमें थोड़ी सी एक दो बातें सुनना। ये कह रहा है कि इस समुच्चय A के सारे अवयव B में है, लेकिन इस B का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो इस A में ना हो। एक से ज़्यादा कितने भी हो, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना ही चाहिए जो किस में ना हो, इस A में ना हो। तब हम क्या कहेंगे कि सर A जो है इस B का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। कहने का मतलब ये क्या कहा, इसी एग्जाम्पल पे आओ। A बराबर 1 2 3 है, B बराबर 1 2 3 4 है। इसने कहा कि इस A के सारे एलिमेंट इस B में है। क्या A के सारे एलिमेंट B में है, बिल्कुल, लेकिन B का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जो A में नहीं है। तो B का कम से कम एक एलिमेंट 4 है जो इस A में नहीं है, यानी कि ये A इस B का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। प्रॉपर जब होता है तब यहाँ नीचे ये इक्वल नहीं आता। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अगर ये कहते हैं प्रॉपर सबसेट है तब इक्वल नहीं आता, ठीक है, सॉरी प्रॉपर सबसेट है तब तो इक्वल आ जाता है। और ये सिर्फ सबसेट ही बोले और कुछ नहीं बोले तब हमेशा इस कंडीशन में ये लिखा जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट को। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें इसमें देखते हैं। तो देखना, फाई हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है। फाई जो होता है वो सब में कंटेन करता है, ठीक है। फाई किसके सा भी सेट हो, फाई तो उसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि फाई तो खाली होता है, उसके पास तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब वो किसी में भी जा सकता है, ठीक है। मीन्स फाई सभी का क्या होता है, सबसेट होता है। किसी भी सेट हो उसमें फाई तो होगा ही होगा, ठीक है। और नंबर 2, कोई भी सेट खुद का हमेशा सबसेट होता ही है, ठीक है, क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें तो होंगे ही। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और एक ध्यान रखना, A सबसेट ऑफ B है और B सबसेट ऑफ C है, तो ध्यान रखना A सबसेट ऑफ C भी होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। कहने का मतलब अगर A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट C में है तो ऑब्वियसली A के एलिमेंट C में भी होंगे ही, ठीक है। यानी कि हम अगर A सबसेट ऑफ B है, B सबसेट ऑफ C है, तो ध्यान रखना A सबसेट ऑफ क्या होगा, C होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये बात हुई हमारी सबसेट के ऊपर, ठीक है। ये बात हो गई हमारी यहाँ पर सबसेट के ऊपर। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन यूनिवर्सल सेट की, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। आगे आता है नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। इस यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना, इसको कैपिटल यू से लिखा जाता है।
जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, उसको किससे लिखा जाता है? कैपिटल यू से लिखा जाता है। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना, ठीक है। ये होता क्या है, ठीक है, देखो कोई भी जो सेट होता है, कोई भी सेट होता है वो किसी न किसी एक सेट का सबसेट जरूर होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या हम ये कहें कि जितने भी सेट होते हैं, जितने भी समुच्चय होते हैं, वो किसी न किसी एक पूरे के पूरे बड़े सेट में क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, ठीक है। या कहें जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपन राजस्थान की बात करें, ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अपन 9 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये 9 की 9 यूनिवर्सिटीज़ किस में है? राजस्थान में है। तो राजस्थान क्या हो गया? इनका यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि सारे किस में आ रहे हैं? राजस्थान में आ रहे हैं। अब बात करें अपन, जैसे मान लो राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, तो इस राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में काफ़ी कॉलेजेस चलती हैं, ठीक है। इस राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या है? बहुत सारी कॉलेज चलती हैं। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी क्या हो गया? उन कॉलेजों का एक सेट हो गया, यानी कि ये उनका क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है। अब किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज की बात करें तो उस कॉलेज में बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, ठीक है, उस कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, तो वो कॉलेज उन कोर्सेज के लिए क्या हो गया? एक यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जितने भी सेट होते हैं वो एक किसी न किसी सेट में बिलोंग करते हैं, वो सेट ही क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। मतलब यूनिवर्सल का मतलब पूरा यूनिवर्स आ गया, पूरा सब कुछ आ गया उसमें। उसमें क्या है कि हर एक सेट बिलोंग करता है, वही क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स का एक सेट दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब a बराबर 2 3 4 5, b बराबर मान लो आपको 6 7 8, ठीक है, c बराबर मान लो आपको 9 10 11, ठीक है, ये दिए हुए हैं। ये सारे के सारे किस में हैं? इस नेचुरल नंबर्स के सेट में है। ये सारे के सारे किस में? ये भी नेचुरल नंबर के सेट में, ये भी, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर क्या हो गया? इनके लिए एक यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसको पूरक समुच्चय हम बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी कि पूरक समुच्चय, इसकी बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? ठीक है, कहने का अगर कोई सेट ए है, अगर कोई सेट ए है तो ध्यान रखना इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए डेज या ए की पावर सी, इनमें से किसी एक में लिखा जाता है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होगा यू में से ए घटा दो, ठीक है। इसका मतलब होता है यू में से ए को घटा दो, मतलब यू में जो एलिमेंट है उसमें से ए वाले को हटा दो, तो जो नया सेट बचेगा वो क्या कहलाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, मान लो आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक। ए बराबर आपको दिया हुआ है मान लो 1 2 3 4 5, ये दिया हुआ है। ये कह रहा है कि इस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से ए को घटा दो, यानी कि ए डैश क्या होगा? इसमें से घटा दो, ठीक है, 5 तक घटा दो, ठीक है, और उसके आगे वाले लिख दो 6 7 8 9 10 इन्फिनिटिव तक, ठीक है। ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया किसका? इस ए का। इस ए का ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ से एक चीज़ ध्यान में रखना, इसकी डेफिनेशन हम क्या कहेंगे कि यदि ए के सारे एलिमेंट जो यू में नहीं है वही क्या होता है? उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ध्यान रखना, अगर ए बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, तो एक्स कभी भी बिलोंग नहीं करेगा इसके कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। यहीं से देख लो, 1 बिलोंग कर रहा है ए में, 2 बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है। क्या ये दोनों इस ए डेस में है? क्या नहीं है, देख लो, ठीक है, ये दोनों के दोनों ए डेस में नहीं है, ठीक है। अगर ये 5 तक देख लो, ये पांचों ए में है, तो क्या ये पांचों इस ए डेस में है? क्या बिल्कुल नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर अक्स बिलोंग कर रहा है इस ए में, तो अक्स कभी भी बिलोंग नहीं करेगा किसमें? ए डेस में। और
एक्स बिलोंग कर रहा है ए डेस में, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए डेस में, तो एक्स कभी भी बिलोंग नहीं करेगा किसमें, ए में। क्लियर सभी स्टूडेंट को, एक्स किसी भी केस में या कभी भी बिलोंग नहीं करेगा किसमें, ए में। क्लियर सभी स्टूडेंट को, जैसे यहाँ देख लो 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे किसमें हैं, ए डेस में है। क्या ये ए में है क्या, बिल्कुल नहीं है। मीन्स अपनी वो कंडीशन क्या है, एकदम सही है। ये किसकी बात हो गई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात हो गई, मतलब पूरक समुच्चय की बात हो गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्लियर हुआ होगा सभी स्टूडेंट को। तो यहाँ तक जो अपना बेसिक कंसेप्ट था चैप्टर फर्स्ट का वो कंप्लीट होता है समुच्चय से रिलेटेड, ठीक है। जो होता है एक नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं इसमें, जिसका नाम है डिसजॉइंट सेट, मतलब असंयुक्त समुच्चय। डिसजॉइंट सेट यानी कि असंयुक्त समुच्चय। इसका मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट सेट यानी कि असमुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो नाम से पता चल रहा है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब जो आपस में जॉइंट नहीं है, जो आपस में जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, वही क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। एक बार डिसजॉइंट पढ़ने से पहले हम दो डेफिनेशन और देखते हैं। एक तो देखते हैं यूनियन के बारे में और एक देखते हैं अपन इंटरसेक्शन के बारे में। ये दो और पढ़ते हैं। यूनियन का मतलब होता है, मान लो ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं, तब इनका जो यूनियन होगा इसका मतलब होगा इन दोनों के सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। कहने का तात्पर्य अगर ए बराबर 1, 2, 3, 4 हो, बी बराबर मान लो 3, 4, 5, 6 हो, तो ए यूनियन बी का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारा आ जाएंगे, ठीक है। कहने का तात्पर्य ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जो ए और बी के सारे कंटेन कर जाए, ठीक है। मतलब इस ए यूनियन बी में इस ए के भी सारे एलिमेंट आ जाए, इस बी के भी सारे एलिमेंट आ जाए। यूनियन का मतलब क्या होता है, संग एक जगह करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक जगह करना। तो इन दोनों को एक जगह कर दो, ठीक है, दोनों को क्या कर दो, एक जगह कर दो। एक जगह करने का मतलब भी क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। बात करते हैं इंटरसेक्शन की, मतलब दोनों का कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, इसमें 3, 4 है, इसमें भी 3, 4 है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों का 3 और 4 आएगा। यहाँ से दो बातें हमें पता चलती है कि ए सबसेट होता है हमेशा ए यूनियन बी का, बी सबसेट होता है हमेशा ए यूनियन बी का। देख लो इस ए के सारे एलिमेंट इसके यूनियन में है क्या, बिल्कुल है। इस बी के सारे एलिमेंट इस यूनियन में है क्या, बिल्कुल है। तो ये कंडीशन क्या है, सही है। और साथ में इसकी बात करें इंटरसेक्शन की, तो हमेशा ध्यान रखना ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होता है ए का, और ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होगा किसका, बी का भी। देख लो इस ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट इस ए में है क्या, बिल्कुल है। 3 और 4 देखो इस ए में है क्या, ये रहे, ठीक है। 3 और 4 देखो इस बी में है क्या, बिल्कुल है, ये रहे, ठीक है। यानी कि अपनी ये वाली कंडीशन भी क्या है, एकदम सही है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने डिसजॉइंट सेट की, मतलब असंयुक्त समुच्चय की। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये कह रहा है अगर ए और बी अपने पास कोई दो समुच्चय हैं, ठीक है, अगर ए और बी मेरे पास कोई दो समुच्चय हैं, तब डिसजॉइंट का मतलब होता है इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। मीन्स इनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। बस इतना ध्यान रखना, अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, फाई है, तो वो कैसा होता है, डिसजॉइंट होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इस अंतिम टॉपिक के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 1 होता है अलजेब्रा में, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अलजेब्रा में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे जो बेसिक कंसेप्ट है, जो आगे हम ये सारी की सारी चीज़ें डायरेक्ट काम में लेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे काम में लेंगे, ठीक है, आगे काम में लेंगे जहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी,
ठीक है, जो ग्रुप थ्योरी का पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वो रहता है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से देखें या आगे भी कोई कंपटीशन की तैयारी आप करना चाहते हो, नेट गेट सेट जिसकी भी तैयारी आप करना चाहते हो, उसमें सब में ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। या जो पूरी की पूरी अलजेब्रा है, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो अलजेब्रा का पार्ट है ये पूरा का पूरा आपके काफ़ी वेटेज देता है आगे किसी भी प्रकार की कंपटीशन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो मैटर पढ़ा वो वैसे तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के मैं उम्मीद करता हूँ पहले से क्लियर था, अगर नहीं था तो ये और भी अच्छी बात है कि आज पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। और हम आगे अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो अपनी अगली क्लास होगी, उसमें स्टार्ट करेंगे अपना जो यूनिट है जहाँ से अपने कंसेप्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, ग्रुप थ्योरी से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा अलजेब्रा का जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। या ये कहें कि अपन जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनकी क्लासें तो वैसे चल रही हैं, जैसे इसमें आगे लीनियर अलजेब्रा का भी पार्ट आता है जिसमें मैट्रिक्स का पार्ट आता है, ठीक है, मैट्रिक्स का पार्ट भी आता है, वो भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो बने रहें, सारी क्लास, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।